खबर यह कि अमेरिका और ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता का कोई प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट ने कहा ईरान से वार्ता होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मौजूद है। अराची और इस्माइल बकाई इस्लामाबाद में मौजूद है, यह कहा जा रहा है। तो ईरान के साथ वार्ता होगी, ये देखिए कौन कह रहा है, अमेरिका। ईरान कह रहा है कोई बातचीत का प्लान है ही नहीं। सवाल यह है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन छुपा रहा है, कौन ज्यादा बढ़कर बता रहा है। वार्ता 2.0 होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और देखिए इसी सस्पेंस के बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका की ईरान को एक और चेतावनी। होर्मुज में माइंस बिछाने को लेकर धमका दिया है अमेरिका ने। माइंस अगर बिछाई गई तो सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका की युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा ईरान माइंस बिछाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। वहीं शांति वार्ता पर युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का बयान आया है। ईरान के पास समझौते का मौका है, ये हेगसेथ कह रहे हैं। होर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है, हेगसेथ का बयान। तो क्या होर्मुज को लेकर महायुद्ध होगा या फिर समझौता? जैसा दावा पीट हेगसेथ की तरफ से, जैसी धमकी से कहना ज्यादा बेहतर है। होर्मुज पर महायुद्ध, दावा क्या? होर्मुज में छोटी बोट से माइंस लगातार ईरान बिछा रहा है। ईरान होर्मुज से शिप को गुजरने दे नहीं रहा। 5 जहाज पर हमला किया गया, 2 जहाजों को जब्त कर लिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका क्या चेतावनी दे रहा है? होर्मुज में माइंस बिछाई तो युद्ध विराम तोड़ देंगे। अगर ईरान नहीं मानेगा तो सख्ती के साथ फिर निपटा जाएगा। सख्ती तो आप समझ सकते हैं, यानी फिर से हमला। हमने नेवी कमांडर्स को पहले से यह आदेश दे दिया है, माइंस बिछाने वाली ईरानी बोट्स को नष्ट कर देंगे। अब जरूरी बात क्या है, होर्मुज के पास अमेरिका के 19 जहाज माइंस हटा रहे हैं। यह जो इस वक्त स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, और यही वजह है कि दूसरे दौर की वार्ता हो भी पाएगी या फिर नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ चुके हैं। और मनीष, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा। एक बात बताइए कि दावा तो इस बात का जरूर हो रहा है कि वार्ता होगी, हो भी की नहीं, इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ईरान से तो कुछ और ही खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन होर्मुज को लेकर जो इस वक्त स्थिति है और जिस तरह से अमेरिका ने साल 2003 के बाद सबसे बड़ी तैनाती होर्मुज और उसके आसपास कर रखी है, आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो है कि अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि जो हालात बन रहे हैं वो हालात दोबारा से जंग शुरू करने के बन रहे हैं, और उसके लिए दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से ताल ठोकते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बस केवल दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इसका दोष किस पर मढ़ा जाए। अमेरिका दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने युद्ध रोककर सीजफायर किया, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अड़ियल रुख अपनाया और इसीलिए हमारे पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं ईरान ये बताने की कोशिश में है कि अमेरिका पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम जंग कर रहे हैं और अमेरिका हम पर ज्यादती कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो कहां तो बात हो रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे, वो जो है सो डील को साइन करेंगे। आज नौबत यह आ गई है कि अमेरिका की तरफ से छोटा सा डेलीगेशन जा रहा है, और वो भी वो डेलीगेशन जिस पर ईरान सबसे अधिक शक करता है। याद करिए जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में, उस वक्त क्या कहा गया था कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उसको ईरानी सरकार की तरफ से ईरानी प्रतिनिधि कहते थे कि ये इजरायली एजेंट है। अब सोचिए अगर उस इजरायली एजेंट से बात करना हो तो फिर आप किस नतीजे की उम्मीद करते हैं? बस मुझे इतना लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका की तरफ से ये डेलीगेशन भेज दिया गया है। अगर अराक्ची साहब बात करेंगे तो अच्छी बात है, अगर बात नहीं करेंगे तो यही एक बहाना बनेगा। बाकी होर्मुज में जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर है। किसी एक बोट पर, ईरानियन बोट पर किसी अमेरिकन नेवी ने हमला किया और जंग शुरू हो जाएगी। तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अब बस केवल खाना पूर्ति के लिए या पाकिस्तान की बात रखने के लिए कह सकते हैं दोनों डेलीगेशन उस जगह पर पहुंच रहे हैं, बस। ठीक है, ये जो बातचीत हो रही है ये बात बनाने के लिए हो रही है या बात बिगाड़ने के लिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर रूस का बड़ा पर्दाफाश। हॉर्मुज से माइंस हटाना आसान नहीं, माइंस हटाने में महीनों लग सकते हैं। रूस के पूर्व नेवी कैप्टन वासिली डैंडिकिन ने कहा है अमेरिका के सामने ईरान की बेहतरीन रणनीति।
तो क्या ईरान का जो एटम बम है वो होर्मुज बन चुका है? सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या ईरान के लिए यही है? यही वजह है कि वहां पर पकड़ अपनी कमजोर नहीं करना चाहता ईरान। रणनीति क्या है? सस्ते माइन से महंगे अमेरिकी जहाजों को बहुत बड़ा खतरा है। छोटी बोट्स और मिनी सबमरीन से यूएस बेड़े को चकमा दिया गया। माइंस बिछाना आसान है और सस्ता है, लेकिन हटाना इसको बहुत मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में तो कहा गया कई महीनों का वक्त लग सकता है। माइंस को पूरी तरह से हटाने में देखिए आप 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है अगर उसको हटाया जाए। अमेरिका के पास माइंस हटाने वाली सबमरीन है नहीं। देखिए, जरूरी बात यह है कि ईरान ने सुरक्षित रास्ता मार्क किया है, बाकी रास्ता खतरनाक है। सभी जहाजों को ईरान के बताए रास्ते से चलना होगा जो ईरान ने रूट मार्क किया है। तो देखिए, हॉर्मुज को लेकर बहुत ही आक्रामक है ईरान। सवाल यह है कि हॉर्मुज का ये तनाव इस जंग को कहां तक लेकर जाएगा, क्योंकि अभी भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटा है। माइंस बिछाई जा रही हैं, वहां पर ईरान की स्पीड बोट्स मौजूद हैं, एक दूसरे के शिप को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी भी ऐसी ही स्थिति है हॉर्मुज को लेकर, और ये जो एस्केलेशन है हॉर्मुज का, ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज से कैसे हटा रहा है माइंस, जरा इसको भी देख लेते, क्योंकि रूस की तरफ से ये बड़ा दावा आया है। माइंस स्वीपर शिप से ऑपरेशन किया जा रहा है। शिप से माइंस कटर लगाए गए हैं। हॉर्मुज में लगी माइंस से जंजीरें कटेंगी और माइंस के ऊपर आते ही युद्धपोत से फायर होगा। एक एक करके सी माइंस नष्ट होंगी। ऑपरेशन के वक्त ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। जरूरी बात क्या है, जापानी शिप भी हॉर्मुज पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, हॉर्मुज से माइंस को हटाने की कोशिश की जा रही है। सिंह सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है, ये माइंस वाली प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका के लिए क्या वाकई इतनी बड़ी है जिसको लेकर ये सारा एक्शन बहुत स्लो चल रहा है? और इसके लिए यूरोप की तो कभी जापान के सामने अमेरिका हाथ जोड़ रहा है कि भाई ये सी माइंस हटाने के लिए हमें माइंस कटर दीजिए, इस तरह के शिप दीजिए। वाकई में हॉर्मुज में अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है? रवि, बिल्कुल सही प्रपोजिशन आप पेश कर रहे हैं दर्शकों के लिए। देखो, माइंस जब ले की जाती हैं, जो कि हमें पूरा यकीन है कि ईरान ने की है इस समय, और ये 3 तरह की होती है, कॉन्टैक्ट, इन्फ्लुएंस और सी बेड माइंस। अभी जब डाली जाती हैं उसका इतना डर पैदा हो जाता है कि कोई शिप, किश्तियाँ, टैंकर उसमें मूवमेंट करना उनको बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एक माइन, इंक्लूडिंग अगर डिस्ट्रॉयर देखें, डिस्ट्रॉयर के ऊपर 250 बंदा होता है कम से कम, और एक माइन अगर टेक ऑफ हो जाती है, एक्सप्लोड होती है, तो पूरी डिस्ट्रॉयर की तबाही है। तो इतना फियर इसका है। दूसरा है कि जो ये माइन स्वीपिंग कर रहे हैं, इसके साथ माइन हंटिंग का भी टास्क होता है। तो माइन स्वीपिंग एक जरा ब्रॉड एरिया में करते हैं और माइन हंटिंग जो है स्पेसिफिक प्रिसिशन एरिया में करते हैं। तो एक टेंडम में जाते हैं, ये वो किया जाएगा। और जैसे आपने बताया कि वो जो केबल्स हैं उसकी काटी जाती हैं, बिल्कुल सही है, जो कटर्स के इस्तेमाल के लिए है। अभी अमेरिका के पास जो माइन स्वीपर्स हैं वो इतनी, पहली बात उनकी ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा है कि वो डिपेंडेंट हैं जापान के ऊपर भी और यूके के ऊपर। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो 30 मुल्कों की ये जो अलायंस बना हुआ इस समय यूरोप का, नेटो देशों का, वो भी वहां पे आ रहे हैं, खास करके माइन स्वीपिंग की। और इससे साफ जाहिर होता है कि बेशक नेटो और यूएस के बीच में थोड़ी सी टूट पड़ी है, बट ये हैं वो देश 5 आइज, 9 आइज और 14 आइज वाले। जब ऐसे मौके पे कष्ट है, वो हाथ मिलाएंगे और जुड़ जाएंगे ईरान के बरखिलाफ। तो इसीलिए 30 देशन की जो अलायंस है वो भी इस समय हॉर्मुज की तरफ मूवमेंट की। बिल्कुल। और सिंह सर, सवाल यह भी है कि क्या, क्योंकि वहां पर इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, तो क्या इस स्ट्रांग होल्ड के बाद अमेरिका के लिए आसान भी हो पाएगा माइंस को हटाने का ऑपरेशन? एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकाबंदी अपनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात किया गया। आप देखिए, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ा दिया गया। मध्य पूर्व में 15,000 से ज्यादा मरीन मौजूद है। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप्स को रेडी टू अटैक मोड पर रखा गया। तैनाती की है। तो हॉर्मुज हॉटस्पॉट बन गया है। महायुद्ध का क्या
धमाका यहीं से होने वाला है। एक बार समझते हैं कि यहां पर अमेरिका की रणनीति क्या है। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में मौजूद है, यानी कि एक तरीके से हॉर्मूज को यहां से कंट्रोल करने की कोशिश इसके द्वारा भी। और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती की बात करें, ये उत्तरी लाल सागर में इस वक्त मौजूद है, वहां उपस्थित है। बिल्कुल। और इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज बुश की अगर बात करें तो इसको हिंद महासागर में तैनात किया गया। यह अमेरिकी तैनाती है युद्धपोत की, आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ एफएस चार्ल्स डी गॉल पूर्वी भूमध्य सागर में डिप्लॉय किया गया। तो ये तो अमेरिका की रणनीति और उसके डिप्लॉयमेंट की बात होगी। बड़ी बात है, देखिए मिडिल ईस्ट में 200 जेट इस वक्त तैनात है, एक बात तो ये। और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ये जो बड़े जो वॉरशिप्स हैं, इनके द्वारा भी यहां पर एक नजर रखी जा रही है। यहां से टेक ऑफ हो रही हैं फाइटर जेट्स, F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ जो जेट हैं, वो यहां से उड़ान भरते हुए नजर रख रहे हैं। और इसके अलावा देखिए 15,000 नौसैनिक मरीन्स भी यहां पर तैनात किए गए हैं। इस तरीके से हॉर्मूज में अपना पूरा दबाव अमेरिका बनाए हुए है। इसके अलावा 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया गया। मायने क्या है ये आप समझिए। वार्ता की कोशिश के बीच ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश, ईरान को शर्त मानने के लिए मजबूर करने की अमेरिका की रणनीति। लेकिन ईरान का जो रुख है उसकी तरफ से कहा भी गया है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक हम बात भी नहीं करने वाले हैं। एफएम ओपी तिवारी सर, एक बात मुझे बताइए, जो ऐसा मैंने इससे पहले भी कहा, बीते 2 दशक की बात करें तो यह सबसे बड़ी तैनाती अमेरिका की तरफ से मध्य पूर्व में की गई है ईरान के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका के पास भी इंडिकेशन है क्या कि ये जो दूसरे दौर की वार्ता, इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला, कोई ज्यादा गुंजाइश या उम्मीद इससे ना लगाई जाए? यही वजह है कि अब विध्वंस की तैयारी देखी जाए, जो अभी जानकारी हमने दी है। करुणा, देखो अमेरिका तैयारी कर रहा है विध्वंस करने के लिए, दिखा रहा है कि मैं सबको लेके आ गया हूं, लेकिन जितनी ये फ्लीट्स हैं उसकी अभी मिसाइल, ईरान की मिसाइल रेंज से अभी फिलहाल बाहर है। देखिए पिछले 1 महीने में क्या हुआ था, अब्राहम में कहीं कहीं ना कुछ हिट हुआ था जहां से एक भी जहाज एयरबोर्न नहीं हो पाएगा। जॉर्ज बुश में क्या हुआ था, आग लग गई थी, लोग मरे गए थे, काफ़ी लोग मरे नहीं थे, काफ़ी लोग वो अनऑपरेशनल हो गई थी, ऑपरेशनल हो गई थी। अभी इस तरीके का नेकाबंदी तो कर लिया, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां पर मिसाइल्स गिरी हुई हैं, सॉरी जहां पर माइंस गिरी हुई हैं, माइंस को निकालना है। माइंस कैसे निकालना है, माइंस कहाँ है तभी निकाल सकते हो ना, माइंस का पता होना चाहिए। एट रैंडम ढूंढना आसान नहीं है। अब पैच छोटा नहीं है, माइंस लगाने वाले कौन है? ईरानियन छोटी छोटी मिसाइल्स है, इवन तो मिसाइल से भी, मिसाइल्स बोट्स भी हैं। अब जिस रेट से तुम साफ करोगे उस रेट से वो और भी डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का रेंज तो है नहीं, बहुत बड़ा रेंज है। अब कहाँ पर माइंस फंसी हुई है खाली ईरान को मालूम है। अमेरिका कोशिश करेगा, इस कोशिश करने में इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ईरान को घेर लिया है, लेकिन ईरान के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ईरान भी अपने उसमें अटका हुआ है, लगा हुआ है। ही एडमेंट है कि जब तक हमारी शर्तें, आपकी हम जो शर्तें, हम पूरी रूप से नहीं बांधेंगे, आप जो कह रहे हो हम मानेंगे नहीं। ये देखने की बात है। और ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा, देखिए मशीन काफ़ी है इनके पास, शिप्स हैं, फ्रिगेट शिप्स हैं। इट इज नॉट दैट वॉर मशीन दैट मैटर्स, इट मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। या अमेरिका के जवान और ऑफिसर क्या मोटिवेटेड हैं एक पागल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, ये देखने में आएगा अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है। अभी तो किसी ऑर्डर बस वहां पर डिप्लॉयड हैं। ये डिप्लॉयमेंट में भी इनकी काफ़ी परेशानी होती है। इन डिप्लॉयमेंट में लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, खाने मिल रहा है कि नहीं, कब तक रहेंगे, ये एक सस्टेन। अगर स्टेटस को चलता रहा तो ईरान के पक्ष में है, अमेरिका खुद ही हार जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि जो लोग लड़ रहे हैं जंग, यानी जो मरीन्स हैं, सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इसे ट्रंप की लड़ाई के रूप में देखते हैं या फिर वो अमेरिका की लड़ाई के रूप में देखते हैं। क्योंकि ईरान जिस तरीके से जंग लड़ रहा है वो तो साफ मान रहा है कि ये ईरान की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई। और इस बीच देखिए एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जून में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। G7 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे फ्रांस। टेलीफोन पर दोनों नेताओं के बीच अक्सर हो रही है बातचीत। सभी पक्ष इस बैठक के लिए कर रहे हैं तैयारियां। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री करेंगे भारत का दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई में दिल्ली आएंगे। रूबियो के दौरे में मोदी ट्रंप मीटिंग को अंतिम इसकी रूपरेखा दी जाएगी। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर, इस बैठक को लेकर? G7 का फोरम तो काफी बड़ा है, लेकिन इस वक्त जो भारत अमेरिका के संबंध हैं, जो वैश्विक हालात हैं, भारत की अपनी चिंताएं और जरूरतें हैं, क्या ये सब कुछ टेबल पर होगा? बिल्कुल। देखिए 15-17 जून को फ्रांस के इवान में
G7 की मीटिंग हो रही है और उसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी को खास न्योता भी भेजा है कि वो G7 में भाग लें और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे को G7 में भाग लेने के लिए उसकी तैयारियां चल रही है। इसी बीच में चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप भी G7 में भाग लेने के लिए फ्रांस जाएंगे, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान इन सब की होनी बाकी है, लेकिन सभी पक्ष और सभी देश इसकी तैयारियां कर रहे हैं ताकि फ्रांस में जब सभी नेता वहां पर मिलेंगे तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में मीटिंग होगी। उसके लिए भी अगर आप कहें तो अमेरिका के विदेश मंत्री, जो कि अगले महीने संभावित है कि मई के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में होंगे और उस दौरान उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी एक शिष्टाचार भेंट होने की खबरें आ रही है। तो वैसी स्थिति में जब अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ पर रहेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो फ्रांस में होने वाली मीटिंग है उसको अंतिम रूपरेखा दी जाएगी और उसके बाद फिर फ्रांस में जब G7 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों वहां मौजूद रहेंगे तो उस दौरान उनकी बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन गए थे और व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, उसके बाद से 1-to-1 कोई मुलाकात हुई नहीं है। कनाडा में जब G7 की मीटिंग हुई थी तो उस वक्त कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हो पाई थी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके बाद अमेरिका आने का प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं अभी व्यस्त हूं। तो कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल फरवरी के बाद जून में इस साल ये मौका आया है कि जब दोनों नेता मिलेंगे और फिर बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी आपने की कि बहुत सारी बातें हैं। तो इस वक्त खास करके अगर आप देखें तो भारत ने जिस तरीके से ईरान के साथ भी और बाकी दुनिया के साथ भी अपने संबंधों को बहुत मजबूती से पेश किया है, बल्कि जून में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एक यूरोप का भी दौरा होना है। तो यूरोप के साथ जो हमारा आउटरीच है ये सब एक बड़ा सिग्नल है अमेरिका के लिए और अमेरिका चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक 1-to-1 मीटिंग हो ताकि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत हद तक कह सकें तो ये सफाई दे सकें कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। वरना आपने देखा ही था कि 2 दिन पहले किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की गई थी और बाद में अमेरिकी दूतावास से लेकर व्हाइट हाउस तक सब इसके बारे में सफाई देते हुए फिर रहे थे। तो इन तमाम हालात और बैकग्राउंड के बीच में दोनों नेताओं की फ्रांस में ईवान में मीटिंग होने वाली है। 15 से 17 जून के बीच में ये समिट है। तो इसमें से किसी एक दिन संभावना है कि 16 जून को या 17 जून को ये मीटिंग हो। बिल्कुल, और ना सिर्फ अभी 2 दिन पहले जिस बयान का आपने जिक्र किया, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब अमेरिका की तरफ से, खास तौर पर जो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया। अब देखना होगा अब जो आगामी मुलाकात होती है उसमें क्या कुछ बातचीत होती है, बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो और कितने ज्यादा मजबूत होते हैं। और इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं पूरे मध्य पूर्व को। नेतन्याहू की बहुत बड़ी धमकी, मध्य पूर्व का चेहरा बदल दूंगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव, ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी बात हुई है, लेकिन जिस तरह से ईरान को नहीं घेरा बल्कि पूरे मध्य पूर्व को धमकी दी है, तो क्या इसके बाद कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में भी अगर मिडिल ईस्ट के देश उनके अंदर एक विरोध भी इजराइल को लेकर देखने को मिल सकता है? सुनिए क्या कहा गया। तो आप देखिए, पूरे मध्य पूर्व का मैं चेहरा बदल कर रख दूंगा। आखिर मंशा क्या है नेतन्याहू की? बड़ा सवाल। क्या नए सिरे से युद्ध की तैयारी इजराइल कर रहा है? नेतन्याहू ने क्यों कहा मध्य पूर्व का चेहरा बदल दूंगा? देखिए, ईरान का तो जिक्र किया, लेकिन मध्य पूर्व का जिक्र करना इसको लेकर सवाल है। वजह आप समझिए, इलाके में इजराइल को मजबूत बनाने की रणनीति। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं। ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हूती के खिलाफ एक्शन। ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने की कोशिश। जेके त्रिपाठी सर, एक बात बताइए, आपने भी इस बयान को सुना और इस बयान में सबसे खास बात है कि मध्य पूर्व का चेहरा, पूरा नक्शा बदलने की धमकी देते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे। क्या इसमें आपको समझ रहा है? क्या नेतन्याहू ये चाहते हैं कि सबसे सुपर पावर स्ट्रांग मिडिल ईस्ट के अंदर और पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल होकर उभरे, या फिर जो ग्रेटर इजराइल का बार बार कई बार जिक्र हुआ है उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, इजराइल जिस दिन पैदा हुआ 1948 में, उसके बाद से इजराइल के खिलाफ मध्य पूर्व के जितने भी इस्लामिक देश थे वो खिलाफ हो गए और इजराइल ने इसी अपने जीवन में 3 लड़ाइयाँ अच्छी खासी लड़ी और तीनों में विजय हासिल की। अब इजराइल के सामने एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, सवाल यह है उसके अस्तित्व का कि अगर इजराइल इसमें हार जाता है
या इजराइल दब जाता है तो एक तो चीज़ कि जैसे अमेरिका की इज्जत को बट्टा लग रहा है वैसे इजराइल की पावर को बट्टा लगेगा और मध्य पूर्व के देश जो इजराइल के खिलाफ हैं वो जान जाएंगे कि इजराइल अभी कमज़ोर पड़ रहा है और उसके ऊपर हमला करने का वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि ये नेतन्याहू अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की की तरह ही नेतन्याहू भी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इलेक्शन उन्होंने नहीं कराया है और अगर अभी वो इलेक्शन में जाते हैं तो नेतन्याहू को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन तभी हो जब वो एक तरह से जीत का सेहरा इजराइल के सर पे बांधें और अपनी जनता को, अपने वोटर्स को ये बता सकें कि देखिए हमने इतनी ताकत से लड़के हमने ये जीत हासिल की है। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला आ चुका है। जब साउथ अफ्रीका ने वो किया था तो बहुत ही नेतन्याहू भी बहुत बुरे फंसे हुए हैं। एक और उनके फार राइट वाले जो उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि आपने इतने दिन तक हमला किया, कुछ नहीं कर पाए ईरान का। तो दूसरी ओर पब्लिक धीरे धीरे खिलाफ हो रही है कि आप इतना पैसा 17 अरब डॉलर अभी तक इजराइल अकेला खर्च कर चुका है अमेरिका के साथ या लेबनान हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में। तो इजराइल के ऊपर भी इकोनॉमिक दबाव, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सर, ये प्रेशर तो है ही और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी नेतन्याहू को रास्ता जंग के द्वारा ही दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अगर इस वॉर को कोई आगे बढ़ाना चाहेगा या चाहता है तो ऐसा लग रहा है कि वो नेतन्याहू ही है, वो इजराइल ही है। और इस बीच देखिए ईरानी उपराष्ट्रपति इस्माइल सग्गाब इस्फहानी की अमेरिका को चेतावनी, तेल डिपो पर हमला किया तो करारा जवाब देंगे, ये कह रहे हैं सग्गाब। खाड़ी देशों में यूएस बेस को तबाह कर देंगे, इजराइल पर मिसाइल हमला करेंगे, ये सग्गाब की तरफ से चेतावनी दी गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर जर्मन चांसलर का बड़ा बयान, ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से कहा गया युद्ध खत्म करने के बाद प्रतिबंध को हटाया जा सकता है, बातचीत के जरिए प्रतिबंध हटाने पर चर्चा। और देखिए जब्त जहाजों पर यूएन में ईरान का बयान, जब्त जहाज में मेडिकल इक्विपमेंट, ईरान ने कहा यूएस ने ईरानी पोत टॉस्का को कब्जे में लिया और मुंज में यूएस की कार्रवाई गलत, ईरान की तरफ से बयान। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स की तैनाती, वार्ता के बीच वायुसेना की तैनाती को बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में यूएस एयरफोर्स की तैनाती। आप देखें मिडिल ईस्ट में आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है। क्या पीट हेगसेथ की तरफ से जैसा कहा गया कि अब या तो समझौता या फिर युद्ध। और वहीं अमेरिका को ईरान की चेतावनी, हमारे पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा, मिसाइल ताकत अभी नहीं नष्ट हुई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल रजा तलाई ने कहा है आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल अभी बची हैं। तो ईरान के सीक्रेट हथियार आगे विनाश है, क्योंकि ईरान भी दावा कर रहा है कि उसके पास अभी बहुत बड़ा स्टॉक बचा हुआ है 40 दिन के युद्ध के बावजूद। तेहरान का दावा क्या है और यूएस की मुहर क्या है, देखिए तेहरान क्या दावा कर रहा है। मिसाइल क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है और यूएस की तरफ से क्या मुहर लग रही है, ईरानी नेवी 60% ऑपरेशनल है। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने ईरानी नेवी को खत्म ही कर दिया। देखिए खुफिया एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है। तेहरान की बात करें, तेहरान का दावा क्या है कि आधुनिक शक्तिशाली मिसाइल अभी भी गोदाम में मौजूद है, ये कहा गया है। वहीं यूएस की तरफ से क्या कहा गया इस रिपोर्ट के जरिए कि मिसाइल ताकत का 50% अभी भी हिस्सा बचा हुआ है, ये शक्ति अभी भी बची हुई है। अब जरूरी बात आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान में 75% लक्ष्य हासिल कर लिया। तो सवाल यह है कि क्या बिना किसी पुख्ता जानकारी के लिए तमाम जो दावे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे? बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, ये दावे अपनी जगह है। सिंह सर, अब घुमा फिरा कर बात यहां पर हो रही थी जिस सवाल को हमने शुरू में उठाया था कि हॉर्मूज जो है, हॉर्मूज क्या वो एक बॉइलिंग पॉइंट बन सकता है इस पूरे मामले में,
ईरान फिर से जंग शुरू करे, अमेरिका फिर से हमले करे, इजराइल जो चाहता है वो हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ बात वहीं आकर अटकती है। हमने जहां से बात शुरू की थी कि वैसे तो शर्तें बहुत सारी थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टेबल से वो हटके हॉर्मूज पर मामला अटक गया है। क्या हॉर्मूज वो फाइनल कॉज होगा जिसकी वजह से ये वॉर 2.0 शुरू हो जाएगा, ना कि वार्ता 2.2? सिंह सर। देखिए रवि, हॉर्मोस इसमें कोई शक नहीं है, टिंडर बॉक्स है, विश्व में टिंडर बॉक्स बना हुआ है। सारे विश्व की जितनी भी आर्थिक और ऊर्जा की ज़रूरत है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आई हुई है। तो ये चाहता है, विश्व चाहता है, मुल्क चाहते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉकेड उठाया जाए। तो सबसे अगर हम देखें मैच्योर तरीका ये है कि अमेरिका ब्लॉकेड बंद करे, उठा दे, और इन रिटर्न जितनी भी पोर्ट्स की ये ब्लॉकेड की है अमेरिका उठाते हुए, ईरान अपनी माइंस को डी माइनिंग खुद कर ले, जो कि उसके पास पूरा नक्शा है कैसे किया है। बेशक ईरान बोलता है कि हमें अभी मालूम नहीं कि किधर माइंस लेड हैं। तो अगर ये होगा तो विश्व के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बन जाएगी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, टैंकर्स की मूवमेंट हो जाएगी, और फ्यूल, फर्टिलाइज़र और फूड जो हम बोलते हैं ये सारे वापस रिस्टोर हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस डाउन आ जाएंगे, एलपीजी, एलएनजी, ये सब। लेकिन सर ईरान ऐसा क्यों करे? अभी इसलिए करेंगे, सवाल इसलिए है क्योंकि भाई पूरी दुनिया का प्रेशर रहा तब भी नहीं हुआ, अमेरिका का प्रेशर रहा तब भी नहीं हुआ, सारे दोस्तों के ऊपर दबाव बना तब भी नहीं हुआ। सवाल यह कि ईरान क्यों करेगा वो चोक पॉइंट जिस पर कब्जा ईरान का, वो क्यों रिलीज करेगा ताकि अमेरिका फिर कोई घात कर सके। देखिए हॉर्मूज में एक और शिप पर हमला हुआ, इस बीच सर खबर आ गई, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि हॉर्मूज में कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर रहे शिप पर अटैक हुआ है, आईआरजीसी ने ऑयल टैंकर पर की है फायरिंग, आईआरजीसी ने हॉर्मूज में 2 शिप को किया है सीज। तो आप देखिए कहां यह बात हो रही कि ईरान क्या इसमें कोई कदम बढ़ा सकता है। सिनेरियो यह है कि ईरान भी बहुत ही आक्रामक है हॉर्मूज में। और देखिए एक और बड़ी खबर, हॉर्मूज में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। अमेरिका ने हॉर्मूज पार कर रहे जहाजों को रोका है। यूएस ने 34 जहाजों का रास्ता बदलवाया जो ईरानी पोर्ट की तरफ जा रहे थे। देखिए ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जो जहाज, उस पर फुल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहीं हॉर्मूज में यूएस नाकेबंदी से जुड़ी एक और खबर है, अमेरिकी सेना ने लौटाया जहाज, ईरानी झंडे लगे जहाज को लौटाया गया है। अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज को लौटा दिया। ईरानी पोर्ट पर जा रहा था यह जहाज जिसे लौटाया गया है। तो हॉर्मूज पर आर पार की जंग क्या हुआ है आप जरा देखिए। अमेरिका और ईरान को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। देखिए अगर बात करें अमेरिका, तो ईरान के खिलाफ जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका का भी बरकरार है। और ईरान ने क्या किया, 15 से ज्यादा जहाजों को अभी तक रोक दिया है। ईरान की तरफ से ये एक्शन किया गया, काउंटर एक्शन। अमेरिका की बात करें, ईरान से जुड़े जहाजों को रोका जा रहा है, लगातार कई जहाज लौटाए जा रहे हैं। ईरान की बात करें, कई जहाजों पर फायरिंग की गई है ईरान की तरफ से। इधर अमेरिका ने करीब 34 जहाजों को वापस लौटा दिया। ईरान ने क्या किया, जहाजों ने अपने रूट को बदला जब ईरान की तरफ से उनको वापस भेजा गया है। अमेरिका की बात करें, 3 जहाज इस वक्त कब्जे में हैं, और ईरान की बात करें 2 जहाज ईरान ने भी अपने कब्जे में ले रखा है। तो इस तरीके से हॉर्मूज में आप देखिए किस तरह का दबाव है। क्या हॉर्मूज की ये टेंशन एक बार फिर से बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। बातचीत का कोई रास्ता निकलता अभी नजर नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तान में टेबल सजेगी और वहां से कोई हल निकलेगा, या फिर हॉर्मूज से युद्ध का बिगुल फिर से बजेगा?